हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि मैं यूट्यूब के ऊपर कोई सीरीज़ स्टार्ट कर दूं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस किया करते थे कि सर यूट्यूब पे भी कोई शॉर्ट वीडियोस आप डाला करो, 20 मिनट की, 10 मिनट की, जो शॉर्ट में हो, ब्रीफली हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। बट क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस कम आती हैं। रेगुलरली मेरी जो भी वीडियोस है वो ट्रिपल एस की ऐप पे चली जाती हैं। बाय द वे, माय नेम इज़ बाबर एंड आई एम योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस की जो ऐप है, जहाँ पे हमारे अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, तो उन कोर्सेज के अंदर जो भी आपके जनरल स्टडीज़ के कंपोनेंट्स हैं वो मेरे द्वारा कवर करवाए जा रहे हैं। नाउ आई थॉट के इंडिपेंडेंस डे भी है, सो इसी के रिगार्डिंग, जो इसी के रिलेटेड कुछ हो, उसके ऊपर कोई वीडियो, कोई लेक्चर लेकर आ जाऊं। तो पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही एक वीडियो बनाएं जो बच्चों को ओवरऑल जो जर्नल अवेयरनेस है वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी, जो उनके सब्जेक्ट है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वहाँ पर भी उनको हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इसी मोटिव के साथ मुझे यही लगा कि संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, क्यों ना उसी के ऊपर वार्तालाप, उसी के ऊपर चर्चा की जाए। तो ये इसी इंटेंशन के साथ ये मैं लेक्चर लेकर आया हूँ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर थे, क्या क्या इवेंट्स हुए जिनसे फाइनली हमारा इतना बड़ा ह्यूमंगस, इतना ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया। दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आखिर वो कैसे बना, वो क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उस टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि ऑलमोस्ट जहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी किसी भी सिलेबस के अंदर होती है वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू दैट माई नेम इज़ बाबर एंड आई एम योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस। तो आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्यूरी होगी, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फाइन, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, संविधान, कानून, ये चीज़ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। बेसिक डेफिनेशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है रूल बुक ऑफ द कंट्री। क्या होती है, आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को किस तरह से रन करना है, किस तरह से गवर्न करना है, अगर ये सारी बातें किसी एक चीज के अंदर दी हुई हैं, उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एनी नेशन, द मदर लॉ। ये मदर लॉ है, यानी जितने भी लॉज होंगे ना आपके देश के अंदर, जितने भी लॉज बनाए जाएंगे, उन सारे लॉज को इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है। अगर कोई भी लॉ इसके साथ टकराता है तो उस लॉ की कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं होगी, वो लॉ नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं होना चाहिए। ये मदर लॉ है, कोई भी बच्चा जो है अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा। आई बात समझ? तो कंट्री को किस तरह से चलाना है, किस तरह से रन करना है, किस तरह से इलेक्शन होने हैं, किस तरह से सरकार बनेगी, किस तरह से सरकार गिरेगी, किस तरह से इलेक्शंस होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जिस एक बुक में दी हुई है, वो बुक क्या है, वो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो इन जनरल आई ना डेफिनेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, भाई रूल बुक है, कंट्री की रूल बुक। ओके, हम देखेंगे स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, ब्रीफली उनको देखेंगे, क्योंकि इनको डिटेल में अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊंगा शायद 1 घंटा इसी में चला जाएगा। ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग के बेस पे, देखो राइटिंग के बेस नहीं कह सकते, बेसिकली इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को। जब मैं बात करता हूँ, कोई भी बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह के होते हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन का मतलब तो समझ आता है जो लिखा हुआ है, अनरिटन का मतलब शायद ये होता है जो लिखा हुआ नहीं होता। बट लेट मी टेल यू कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ ही होता है। जी हाँ, वो भी लिखा हुआ था। तो अनरिटन क्यों कहते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, ब्रीफली समझाता हूँ।
ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग नहीं होता, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने क्या काम किया, आपने अपने देश का कानून, संविधान एक बार में बना लिया। जो भी लॉज थे, जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी प्रोविजंस थे, जो भी शेड्यूल थे, एक बार में एक बुक के अंदर लिखे और वो पूरी की पूरी बुक आपके पास कंपाइल होकर एक किताब की शक्ल में आ गई। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सोसाइटी में नीड आती गई लॉज की, आपका जो पार्लियामेंट है वो अलग अलग लॉज बनाता गया, बट कभी भी आपने उनको कंपाइल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लैंड में जाओगे, इंग्लैंड की किसी लाइब्रेरी में बैठोगे, किसी यूनिवर्सिटी में बैठोगे, आप उनसे कहोगे प्लीज ब्रिंग मी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे दीजिए। वो कहेंगे ऐसी कोई बुक ही नहीं है दुनिया में जिसको हम ये बता सके ये इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग लॉज हैं। ये लॉ आपका डील करता है इलेक्शन कैसे होंगे, ये लॉ आपका डील करता है ट्रैफिक रूल्स के साथ, ये लॉ आपका डील करता है आपके इंडस्ट्रियल रूल्स के साथ, ये लॉ आपका डील करता है लॉ एंड ऑर्डर के साथ। अलग अलग लॉज बने हुए हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड लॉ चाहिए वो मिलेंगे आपको, लेकिन एक जगह वो कंपाइल एक सिंगल बुक में नहीं होंगे। लेकिन इंडिया में जाओ या दुनिया में कहीं पे भी जाओ, आप बोलो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, मार्केट में आपको आराम से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक मिल जाएगी, क्योंकि ये कंपाइल है, इकट्ठा है, कंसोलिडेटेड है। इसका मतलब होता है रिटर्न। आई समझ? तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो कंपाइल्ड हो, कंसोलिडेटेड हो सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, और अनरिटन जो डॉक्यूमेंट एक सिंगल बुक के अंदर नहीं उसको कंपाइल किया हुआ होगा, अलग अलग होंगे, जैसे कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है। आई बात समझ? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटर्न, और दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथिएस्ट, लॉन्गेस्ट, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वैसे दुनिया का सबसे पहला जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का है। ओके, हालांकि वो सबसे पहले है, लेकिन फिर भी जितना ह्यूज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इतना ह्यूज उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब बाकी फीचर्स और ब्रीफली बताता हूं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार इलेक्शन के द्वारा लोग वोट करते हैं, सरकार बनती है। सॉवरेनिटी है लोगों के पास पावर है। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? सॉवरन का मतलब होता है कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। आपको जिसको इसको अगर पढ़ाने बैठ जाऊंगे, काफ़ी डिटेल टॉपिक है, ब्रीफली कुछ चीज़ें बताता हूँ इसकी। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल का मतलब है कि लोगों के पास पावर है। पहली पावर, लोग जो है जिसको सरकार में लाना चाहे, जिसको पावर में लाना चाहे, जो सरकार बनानी चाहे वो बना सकते हैं। वो लोगों को कोई सर के ऊपर बंदूक रख के नहीं बताएगा कि आपने सिर्फ हमको वोट करना है। तो ये सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट है, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट है, दो हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका प्रेसिडेंट होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इंडिया में प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर बहुत सारी, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पढ़ोगे बहुत सारी पावर्स लिखी हैं, लेकिन वो खुद उनको रन नहीं कर सकता। उसको वो रन करना है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो जिसकी सरकार है उनकी एडवाइस के ऊपर जो उसको रेकमेंड करेंगे उस हिसाब से उनको अपनी पावर को एग्जीक्यूट करना है। ये होती है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर फंडामेंटल राइट्स है हमारे लोगों के पास, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो लोगों को फुलफिल करनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्शन दी है सरकार को कि इन इन चीज़ों के रिलेटेड आपको लॉज बनाने हैं। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पास करने के लिए, जिनको लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें संविधान में ऐसी हैं कि उनको करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल मेजोरिटी के साथ वो चीज़ें लाई जा सकती हैं। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, जैसे कि यूएसए में ड्यूअल सिटीजन होती है। अगर आप एक अमेरिकन सिटीजन है, वो उसके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप होगी, और जिस स्टेट को वो बिलोंग करता है उस स्टेट की भी उसके पास सिटीजनशिप होगी। जैसे कि जम्मू कश्मीर में क्या होता था, 2019 से पहले आपके पास स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है कि आप जम्मू कश्मीर स्टेट के सब्जेक्ट थे, यहाँ के निवासी थे आप इंडिया की भी सिटीजनशिप और यहाँ की भी थी। लेकिन अब पूरे इंडिया में क्या है, आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है, डोमिसाइल ऑफ इंडिया है। ओके, कोई भी डोमिसाइल ऑफ जेएंडके नहीं है। ओके,
प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस चीज़ को छोड़ दो। सेकुलर स्टेट, यानी कि यहाँ पे जितने भी रिलीजन है सबके पास राइट है कि अपने अपने रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपागेट कर सकते हो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये होता है कि जो यहाँ की अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर भी किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है कि वो सरकार के दबाव में आकर, एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आकर फैसला देंगी, ऐसा नहीं है। अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, आपकी एक एज, सरकार मिनिमम एज एक प्रोवाइड करेगी, जैसे कि इंडिया में 18 है और 18 साल के होते ही आप लोग जो है सरकार चुन सकते हो, आप लोग वोट डाल सकते हो, आप लोग इलेक्शन में जो भी सरकार आपको, जो भी आपकी पार्टी होगी जिसको आप वोट देना चाहते हो, आप उसको वोट दे सकते हो। इन शॉर्ट कि आपका इलेक्शन कार्ड बन जाएगा, आप वोट कर सकते हो। ये कुछ बेसिक फीचर थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो सबसे पहले देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक रूल बुक ऑफ द कंट्री। कंट्री को चलाने के लिए जिन रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकुलरली हमने देखे उसके कैसे कैसे फीचर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, इतना जबरदस्त, इतना बड़ा, इतना ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन आखिर ये तैयार कैसे किया गया। तो सबसे पहले जो सबसे पहला रेफरेंस हमें मिलता है कि इंडिया का, आपको मालूम होगा, ब्रीफली बता देता हूँ, आपको मालूम होगा कि 1947 से पहले हमारा जो इंडिया था, इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की कॉलोनी थी, अंग्रेजों का रूल हुआ करता था यहाँ पे, ओके। और हमारा एक फ्रीडम स्ट्रगल चला था, आज़ादी के लिए एक जदोजहद चली थी देश को आज़ाद कराने की, ओके। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है वो। अब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले ही हमने क्या किया था, हमें मालूम था कि वो बादल आ गए हैं कि देश आज़ाद हो जाएगा। तो हमने डिमांड उठाई कि अपने देश को आज़ाद करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि जिससे अपने देश को, अपनी कंट्री को रन किया जा सके, ओके। तो उसके लिए हमने पहले से ही डिमांड उठानी शुरू कर दी थी। 1934 का हमें रेफरेंस मिलता है सबसे पहले आपके एम.एन. रॉय, ओके। तो एम.एन. रॉय जी थे, ये इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हुई थी, मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो बिल्कुल इनका था कि 1917 में जिस तरह से बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर, वहाँ पे उन्होंने कॉमन पीपल, लेबर क्लास, उन्होंने किस तरह से वहाँ पे सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। कम्युनिस्ट मूवमेंट चली थी वहाँ पे, और वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, सब लोगों में रिसोर्सेज को बांट दिया गया था। बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917, वहाँ पे लेनिन का नाम आपने सुना, अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, उनमें से आपके एम.एन. रॉय ये भी थे। तो ये भी चाहते थे कि जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने उस सरकार का तख्ता पलट किया, हम भी ब्रिटिशर्स का यहाँ पे करें। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इन्होंने यहाँ पर इंडिया में भी कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू की थी। तो 1934 में इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या काम करेगी, वो हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का कानून बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। बाद में हम देखते हैं 1934 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, पूरी की पूरी पार्टी ने ये डिमांड रखी कि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर देखते हैं 1938 में फिर से आपके जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने फिर से ये डिमांड उठाई, कांग्रेस के ही बिहाफ पे उठाई थी, और इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्री इंडिया का, ओके, वो इंडिया के लोग खुद बनाएंगे, इंडिया के लोगों के पास उसमें सॉवरेनिटी होनी चाहिए, वहाँ पे बाहर का किसी भी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ओके। अब ये टाइम 1938, फिर हम देखते हैं 1939 में आपकी वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है, और ये चली आपकी 45 तक। अब इस वर्ल्ड वार 2 ने क्या काम किया था, ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ दी थी, ओके। हालांकि उनकी जीत हुई थी, बट द थिंग इज कि सांप मरा तो नहीं, लेकिन सांप की कमर टूट गई थी, यहाँ पे उल्टा ही देखने को मिला, ओके। यानी कि ब्रिटिशर्स के पास जो दमखम था, जो पावर थी, वो नहीं रही, और उनको खुद ये चीज़ समझ आई थी कि अब इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री को कंट्रोल करना, क्योंकि उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, सच आ ह्यूज कंट्री, इसको कंट्रोल कर पाना जहाँ पर कंटिन्यूसली रिवॉल्ट हो रहे हैं, हमारे बस की अब ये बात नहीं है। तो वो अलग अलग ऑफर लेते आए गए, उनको बेसिकली उस वॉर के अंदर इंडियन सोल्जर्स की भी ज़रूरत थी। जब अगर इंडियन सोल्जर्स हेल्प नहीं करते
तो वो लोग इस जंग को हार जाते। तो इंडियंस की हेल्प लेने के लिए वो अलग अलग ऑफर लेकर आए, अलग अलग टाइम पे। अगस्त ऑफर लेकर आए, क्रिप्स मिशन लेकर आए, शिमला में कॉन्फ्रेंस कराई गई ताकि इंडियंस का हम सपोर्ट ले सकें। ओके, और बदले में यही था, इंडियंस की डिमांड थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। जब इंडियंस ने ये देखा कि इनकी कमर टूट रही है, तो उन्होंने ये डिमांड किया कि भैया ये डोमिनियन स्टेटस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब तो हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, हम देखते हैं 1946 में फिर क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये भेजा गया था इंडिया, और इसका क्या था, इसका ये पर्पस था कि इंडिया में जाओ और इंडिया में आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या काम करेगी, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये ब्रीफली, बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस ये एक्सप्लेन नहीं करना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो है इनका बस मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये अलग अलग ऑफर, अलग अलग मीटिंग्स हुई थी, किसके रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो आपका जो कैबिनेट मिशन प्लान था नवंबर 1946 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी के अंदर बनाई गई थी। तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था वो किस प्लान के, किस मिशन के द्वारा, वो था आपका कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो नवंबर 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन किया जाता था। ओके, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहां पर अलग अलग लोग, ऑलमोस्ट हर सेक्शन के लोग वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मौजूद थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। और ये आप देख सकते हैं, ये जो एलिफेंट है ना, ये सिंबल था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और पीछे मैप देख सकते हो, इट इज़ द मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों इंडिया का पार्ट हैं। ओके, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल 389 मेंबर्स थे। उनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स से। उस वक्त क्या था, बेसिकली इंडिया को दो तरीके से रन किया जाता था, दो तरह के, जिस तरह आपको देखने को मिलता है आज इंडिया में दो तरह के एंटिटीज हैं, फेडरल यूनिट्स। एक आपकी स्टेट है, दूसरे आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज होती है जहां पे डायरेक्टली सेंटर का कंट्रोल होता है या सेंटर का कंट्रोल ज्यादा होता है। ओके, और दूसरी होती है आपकी स्टेट, जहां पर क्या होती है, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिनके पास वो काफी स्फीयर्स में इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, उस वक्त भी दो तरह की एंटिटीज हुआ करती थी यहाँ पे। एक होती थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी हुआ करती थी आपकी सीधे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। अब इन ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, यहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर, उनका कोई ऑफिसर हुआ करता था, उसका रूल वो यहाँ पे, जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाया जाता है यूनियन टेरिटरी के अंदर, इसी तरह से यहाँ पर भी इस ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था आपके ब्रिटिशर का। प्रिंसली स्टेट के अंदर कोई मोनार्क, कोई राजा हुआ करता था। ओके, बट ही वाज नॉट इंडिपेंडेंट, ही वाज नॉट सोवरन, उसकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ करती थी। फॉरेन अफेयर्स के मामले में उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी, डिफेंस के मामले में उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी, कम्युनिकेशन के मामले में उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। बस अंदर के छोटे मोटे अफेयर, किसी को क्या सज़ा देनी है, किसी को जेल में डालना है, किसी को मारना है, कहीं पे टैक्स कम ज़्यादा करना है, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर उसको दी थी पावर, बाकी उसके पास कोई खास पावर नहीं हुआ करती थी। ओके, तो यही दो तरह के यूनिट थे। इसमें से ब्रिटिश इंडिया से 296 मेंबर चूज करके आए और प्रिंसली स्टेट से कहा कि 93 मेंबर्स, इस तरह से कुछ डिवाइड किया था। यानी कुछ ऐसे थे सीट, रफली 1 मिलियन लोगों को एक आदमी रिप्रेजेंट करता, 1 सीट पर 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना, 10 लाख, 10 लाख लोगों को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, तो इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के हिसाब से उनको बनाया गया था। तो सीट्स कुछ ऐसे डिवाइड की गई थी 3 कैटेगरीज में, आपकी जनरल कैटेगरी, आपकी मुस्लिम और आपके सिख। जनरल कैटेगरीज में आपके फिर मुस्लिम्स और सिख के अलावा जो भी बाकी कम्युनिटीज थी उनको डाला था। ओके, और चूज करने का, इलेक्शन करने का क्या मेथड था, ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के जो भी 18 साल से ऊपर है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वोट करो। नो 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 नो, यहाँ पे था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपने लोग चुनकर भेजे हैं और वो लोग आगे वोट करेंगे। आपके एमएलएज वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, आपके एमपीज वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ओके, कुछ ऐसा ही था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग चुन के गए थे और वो लोग खुद
लिमिटेड फ्रेंचाइज के साथ चुन के गए थे। उन्होंने फिर आगे आपकी जैसे प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस के अंदर जो आपके लोग बैठे हुए थे, उन प्रोविंसेस वालों ने वोट किया था आगे। इसको डिटेल में नहीं ले जाना, बस इतना याद रखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यहाँ पे इतना ही काफी है। ओके, तो यहाँ पे क्या था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें कुछ लोग इलेक्टेड थे, कुछ लोग नॉमिनेटेड थे। बेसिकली आपके जो ये 296 थे ना, ये 296 इलेक्टेड थे। ओके, और ये जो 93 थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये थे नॉमिनेटेड, क्योंकि बताया गया था कि जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे उस प्रिंसली स्टेट का जो हेड होगा, जो भी राजा होगा वहाँ पे, वो अपने हिसाब से किसी को भी चुन के नॉमिनेट करके यहाँ पे भेज दो। ओके, फिर हम देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आते हैं आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 और आपकी मुस्लिम लीग 73 और बाकी जो थे 15 सीट्स उनको मिल जाती हैं। तो इस तरह से इलेक्शंस हो गए और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो जाता है। ओके, ये क्लियर। फिर आप देखते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो गठन हो गया, बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब किस तरह से ये काम करेगी, ये काम कैसे करेगी। तो हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार फर्स्ट मीटिंग होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उस वक्त मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट कर दिया था और टोटल 211 लोगों ने ही अटेंड किया। सीट्स कितनी थी, 296 थी, अटेंड कितने लोगों ने किया, 211 लोगों ने अटेंड किया। और इस वक्त एक फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, अब क्योंकि असेंबली बन गई, असेंबली का कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के लिए तो करना था इलेक्शन। उनने कहा अभी इलेक्शन कहाँ करेंगे, बाद में करते हैं, तो पहले किसी को प्रेसिडेंट बना लो। तो एक फ्रेंच प्रैक्टिस हुआ करती थी, मतलब फ्रांस का रूल था उस वक्त, फ्रांस का रूल इंडिया पे नहीं था, मतलब कि फ्रांस में रूल था ऐसा कि अगर कोई असेंबली होती है तो उसमें प्रेसिडेंट चूज करना होता है, तो उसमें हम चूज करते हैं किसको, जो सबसे सीनियर होता। तो उस वक्त सबसे सीनियर कौन थे, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया टेम्परेरी कि जब तक इलेक्शन होगा। बाद में जब इलेक्शन किया गया प्रेसिडेंट के लिए, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया। और यही बाद में आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे प्रेसिडेंट भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कंटिन्यूसली 10 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। ओके, और उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ओके, इतनी चीज क्लियर। फिर क्या होता, ये तो हुआ 9 दिसंबर को। उसके बाद 4 दिन के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। अब हमें क्या काम करता, हमें बनाना था संविधान, हमें बनाना था देश के लिए कानून। देश के लिए कानून बनाना है, इसका मतलब ये कि हमारा देश कैसा होगा। देश बनाने जा रहे हो आप लोग, तो देश कैसा होगा, आप देश बनाकर कानून बनाकर हासिल क्या करना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो बनाओ। तो आपके नेहरू जी लेकर आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि जिसके अंदर देश के ऑब्जेक्टिव्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हासिल क्या करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉवरन कंट्री होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी। आप सेकुलर बनाना चाहते हो या फिर आप एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते हो, आप सोशलिस्ट बनाना चाहते हो या आप कैपिटलिस्ट बनाना चाहते हो, आप डेमोक्रेसी रखना चाहते हो या आप मोनार्की रखना चाहते हो। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स थे कि सॉवरन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी, लोगों को जस्टिस मिलेगा, लोगों के पास लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई थी। ओके, तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उसके अंदर दी हुई थी। और 9 दिसंबर को ये रेजोल्यूशन लाया गया, सब ने पढ़ा अच्छे से, और 22 जनवरी 1947 को, अगले साल ही इसको एक्सेप्ट किया गया। आई बात समझ। और इसी की जो मॉडर्न फॉर्म है, इसी को जब आगे मॉडिफाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको डाला गया, तो इसको हम प्रेम्बल कहते हैं। तो ये जो आपका प्रेम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये प्रेम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलोगे, पहला पेज यही दिखेगा, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें इसके लिए कही गई हैं। ठीक है, ये है प्रेम्बल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडर्न फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म आपका प्रेम्बल है, जिसको कौन लेकर आए, नेहरू जी लेकर आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की शक्ल में। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना काम कर रही थी, काम चल रहा था,
तो 1947 में क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, आपकी प्रिंसली स्टेट, उन्होंने कोई भी अपना बंदा नहीं भेजा था। क्या, जो 93 स्टेट्स है ना आपकी प्रिंसली स्टेट्स की, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी नॉमिनेट आदमी नहीं भेजा। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इन प्रिंसली स्टेट्स को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, काम ठीक हो रहा है और ये तो होके रहेगा, देश आज़ाद होके रहेगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपना लालच था, देश आज़ाद हो जाएगा, हमारी जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस है वो भी छिन जाएगी, हमें कौन कहेगा राजा महाराजा अधिराजा, कोई भी नहीं कहेगा, हमारे पास ये टाइटल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं हमें डेमोक्रेटिक देश बनाना है ना, लोगों के पास, जनता के पास पावर होगी, तो जो हम खून चूसते हैं जनता का, वो तो नहीं चूस पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा वैसे। ओके, अगेन ऐसा किसी ने कहा नहीं था, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा, ये मैं अपने वो जज्बात बता रहा हूँ अंदर से। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, आराम आराम से उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू किया। ओके, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माउंटबेटन प्लान आपका 3 जून 1947 को, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान जो है इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं। इस प्लान ने क्या काम किया, इस प्लान ने पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की पार्टीशन है वो इसने एक्सेप्ट कर ली कि हम क्या काम करेंगे, जो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि हमें अलग देश चाहिए, तो हम पार्टीशन कर रहे हैं, इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग। आई बात समझ। तो इस माउंटबेटन प्लान 1947 3 जून प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसने कुछ पावर्स दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसको हम फुल्ली सॉवरन बनाते हैं। सॉवरन ये पहले से ही थी लेकिन ऑफिशियल नहीं था, सॉवरन तो थी, सॉवरन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वो अपने फंक्शन परफॉर्म करें, इंडिपेंडेंट अपना काम करें, ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई भी वहां पर प्रेशर नहीं होगा, कोई भी इंटरफेरेंस उनकी तरफ से नहीं होगा। ये तो पहले भी था बट अभी इन्होंने ऑफिशियल किया, एक्ट के अंदर ये चीज़, प्लान के अंदर ये चीज़ उन्होंने ऑफिशियली लिख के डाली। फिर इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हम 2 रोल दे रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ से जा रहे हैं। ओके, पीछे से अगर कोई आपको लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी, कोई अचानक से कोई इमरजेंसी ऐसी आई कि जिसके रिलेटेड आपको कोई रूल बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो ये रूल लॉ आप बनाओगे। इसका क्या मतलब है, देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था सबसे पहले कि आपको क्या काम करना है, एक एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी आपको पूरे के पूरे देश का संविधान बनाना है कि आगे इंडिया जो है इसके बाद किस हिसाब से चलाया जाएगा, पूरी की पूरी वो बुक तैयार करनी थी। ठीक है, लेकिन मान लो अभी जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, ओके, अभी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हुआ, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा तब तक मान लो आपको किसी लॉ की ज़रूरत पड़ती है, कोई छोटा मोटा कानून बनाना है, कोई एक्ट पास करना है, तो ये तो पावर हुआ करती थी पहले ब्रिटिशर्स के पास, अब तो वो जा रहे हैं, ये पावर भी, लॉ बनाने की पावर, लेजिस्लेटिव पावर भी किसके पास दी, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही दी, जो आज आपका पार्लियामेंट करता है। आई बात समझ। तो ये पावर भी इन्होंने इसको दी। तो 2 फंक्शन थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे कानून बनाना था, लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे आपको लॉज भी बनाने थे। तो आपका लॉ कौन बनाता, आपका पार्लियामेंट बनाता, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कहा जाता है, यही थी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। आई बात समझ। तो जब वो एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी कि संविधान बनाना है, आज संविधान के ऊपर चर्चा होगी, उस वक्त प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको ही पहले इलेक्ट किया गया था। लेकिन जब एज लेजिस्लेटिव बॉडी ये मिलेगी कि भाई लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करना, आज एक लॉ बनाना है, ज़रूरत है लॉ बनाने की, कोई छोटा मोटा लॉ बनाना है, ओके, टैक्स के रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, किसी और चीज़ के रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, तो उस वक्त उसके प्रेसिडेंट हुआ करते हैं जीवी मावलंकर जी। और ये इसके जो ड्यूअल फंक्शन थे ना, ये 2 रूल, ये कब तक चले, आपके 26 नवंबर 1949 तक चले। कब तक, 26 नवंबर 1949। और यही डेट आपके प्रेम्बल में भी देखोगे ना, ये प्रेम्बल में दिख रही है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th ऑफ डे 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, ये दोनों फंक्शन जो है ये कंप्लीट हो गए थे। आई बात समझ। कब, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। ओके, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाकी कुछ और भी कुछ फंक्शन थे जो परफॉर्म किए गए, जैसे कि मई 1949 के ही अंदर इन्होंने आपकी जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी उसको एक्सेप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट, नेशनल फ्लैग को उससे पहले, ये भी अलग अलग मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही अडॉप्ट किया। आपका नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, आगे इसके बाद 24 जनवरी 1950 को आपका नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, वो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। नेशनल सॉन्ग भी उसी दिन अडॉप्ट किया गया। इवन के आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी 24 जनवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी
1950। इस दिन क्या क्या हुआ है? इस दिन पहले तो फाइनल सेशन, ये था फाइनल सेशन आपकी असेंबली का। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, और आपके पहले प्रेसिडेंट, देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको भी इलेक्ट किया गया। ओके, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी आती है। बेसिकली अगर आप ये पूरा प्रोसीजर पढ़ोगे, किसी भी बुक से पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत से यूजुअली सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, तो बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी इस टाइम पे, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी जिनका काम क्या था, अलग अलग उनको काम दिया गया था, अलग अलग उनको काम दिया गया था। जैसे कि नेहरू जी के हवाले की गई थी यूनियन पावर्स कमेटी। बनाते टाइम वीडियो कुछ पास हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी फिर से शुरू करते हैं। ओके, आई थिंक यहीं पे ये पास हुई थी, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कहाँ पे हुई थी। ओके, तो आई थिंक ड्राफ्टिंग कमेटी से हुई होगी, या फिर अगर मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ा लिया होगा, थोड़ा आगे पास हुई होगी, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हो। मैं एक बार फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी समझा रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब ये संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था, तो उस वक्त अलग अलग कामों को अंजाम देने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू के अंदर यूनियन पावर कमेटी बनाई गई थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी। इसी तरह से जो है स्टेट कमेटी भी उन्हीं के अंदर, यानी स्टेट्स के साथ जो नेगोशिएशन करनी थी, वो कमेटी भी जो इनके अंदर बनाई गई थी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हवाले की गई थी। प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी आपके सरदार पटेल के हवाले की गई थी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हवाले की गई थी। ओके, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना था। ड्राफ्ट बनाने का मतलब ये है कि संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, कितने शेड्यूल्स में इसको डिवाइड करना है, पहले कौन सा पार्ट होगा, उसके बाद कौन सा पार्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना था, यानी ड्राफ्ट बनाना था, ये किसके हवाले किया गया? ये किया गया आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के हवाले। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके, तो 29 अगस्त 1947 को इसको सेटअप किया गया। पर्पज़ क्या था, टास्क क्या था? भाई ड्राफ्ट बनाना, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है इसका ड्राफ्ट बनाना है। टोटल 7 मेंबर थे। एक तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसके बाद डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सईद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद थे बी एल मित्तर, लेकिन ये बीमार पड़ गए थे, और उसके बाद जो है इनकी जगह एन माधव राव आए थे। इसी तरह से डीपी केथान थे, इनकी डेथ हुई थी 1948 के अंदर, तो टीटी कृष्णमाचारी इनकी जगह आए। फिर हम देखते हैं पहला ड्राफ्ट 1948 फेब 1948 में लाया गया। अब ड्राफ्ट के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे विषय किया गया, अच्छे से डिस्कशन हुई प्रॉपर। तो फिर कुछ चेंजेस रेकमेंड की गई, तो बाद में फिर से चेंजेस लाई, इसी तरह से अलग अलग ड्राफ्ट लाते गए। फाइनली आपका जो ड्राफ्ट लाया गया 4 नवंबर 1948 को लाया। फिर इसके ऊपर भी अच्छे से डिबेट्स हुई, अच्छे से डिस्कशन हुई, और इसको 26 नवंबर 1949 को पास किया गया। अब जब इसको पास किया गया, हाँ ये ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, और आपके 8 शेड्यूल थे। आज कितने? 12 शेड्यूल है, 470 आर्टिकल्स हैं। ओके, 25 पार्ट्स हैं। तो आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन इतना, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको देखोगे तो इसको बताया जाता है ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यानी कि जिस तरह से एक लिविंग बॉडी ग्रो करती है ना, इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ग्रो ही होता आया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, चेंजेस की गई, कुछ चीज़ें हटाई गई, कुछ चीज़ें ऐड की गई, तो इससे इसका साइज बढ़ता गया। ओके, तो फाइनली फिर कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है, और फोर्स में इफेक्ट में कब से आया? 26 जनवरी 1950 से ये फोर्स में आया। टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इसको बनाने में, 64 लाख रुपए का खर्चा आया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो आई होप आपने इस सीरीज़ को एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो जो फैक्ट्स लिखे हुए, एक एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आई बात समझ? तो बाकी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ऐप के ऊपर मेरी जो रेगुलर वीडियोस आती है वो ऐप के ऊपर आती है। ऐप के ऊपर हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के चल रहे हैं, नायब तहसीलदार के चल रहे हैं, पटवारी के चल रहे हैं, फॉरेस्टर के चल रहे हैं, अलग अलग कांस्टेबल के भी चल रहे हैं, अलग अलग जॉब्स के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। वहाँ पे जनरल स्टडीज़ के कंपोनेंट्स मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चों को खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट भेजा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, अलग से क्वेश्चंस फ्रेम किए होंगे वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे 1-to-1 मेंटरशिप होती है। जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, 24 आवर्स किसी भी वक्त मैसेज करके आप अपनी क्यूरी को जो है, आपकी क्यूरी को एड्रेस कराया जाएगा।
कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।